नमस्कार नीमच, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP44 न्यूज़। मंदसौर लोकसभा सीट की अब धीरे धीरे तस्वीर साफ होती हुई दिख रही है। लगातार सुधीर गुप्ता भाजपा प्रत्याशी लगातार बढ़त बनाए हुए हैं, लीड लेते जा रहे हैं। तो वहीं दिलीप गुर्जर हैं, लगातार वो पिछड़ते हुए दिख रहे हैं। वहीं अगर हम देश की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर भी 29 सीटों पर भाजपा आगे बढ़त बनाई हुई है। लेकिन हम देश की बात करें तो पंजाब और जो अन्य जो राज्य हैं उनमें कुछ राज्यों के अंदर पंजाब सहित भाजपा पिछड़ती हुई दिख रही है। पंजाब में तो भाजपा लगातार पिछड़ रही है, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में भाजपा ने बढ़त बनाई हुई है। इन सभी बातों के लिए हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार विष्णु जी परिहार, उनसे बात करेंगे कि देश, प्रदेश और मंदसौर लोकसभा की सीट की किस तरह की तस्वीर है, किस तरह से अब धीरे धीरे सब सीटों पर स्थितियाँ साफ होने लगी है। क्या कहना है आपका? बिल्कुल ठीक आपने कहा दीपक कि कल तक जो एग्ज़िट पोल के ऊपर पूरा देश में हलचल मची हुई थी, आज के जो रिजल्ट हम सामने देख रहे हैं वो एग्ज़िट पोल के थोड़े से विपरीत दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी को बढ़त मिलनी चाहिए थी वो स्क्रीन पर कम दिखाई दे रही है। और जैसा आपने जिक्र किया, बिल्कुल सही है कि पंजाब में बड़ी उम्मीद थी बीजेपी को। और आज एक आश्चर्यजनक बात ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो बीजेपी का परफॉर्मेंस हम लगातार देखते आ रहे हैं, उस मान से बीजेपी ने सटीक आकलन लगाया था कि हम यहाँ पे 100% सीटें जीत रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी कहीं न कहीं बीजेपी को घाटा उठाता दिख रहा है, राजस्थान में दिख रहा है घाटा उठाते हुए, और महाराष्ट्र में और बिहार में बड़ा माइनस बीजेपी को जा रहा है। कहीं न कहीं प्रधानमंत्री के मुंह से जो 400 पार निकला था उस पर ब्रेक लगता इसमें दिखाई दे रहा है। दिख रहा गया है जिस इंडिया गठबंधन को लगातार कमज़ोर माना जा रहा था, पंजाब के अंदर कमज़ोर माना जा रहा था कि पंजाब के अंदर इस बार इंडिया गठबंधन की जो जोड़ी नहीं बन पाएगी, वहाँ भाजपा लीड पाएगी। उत्तर प्रदेश की आपने बात करी, सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, वहाँ पर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन पिछड़ता नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान, छत्तीसगढ़ की हम छोड़ें तो बाकी जितने भी तमाम राज्य हैं उनमें लगातार एनडीए पिछड़ती हुई दिख रही है। कहीं ना कहीं जो इंडिया गठबंधन है अब धीरे बढ़त की ओर है। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि इस समय की जो स्थिति हम देख रहे हैं, इंडिया गठबंधन लगातार बढ़त बनाता हुआ आगे बढ़ रहा है। और आपने देखा होगा कि जिस तरीके से एग्जिट पोल के ठीक बाद में बीजेपी के नेताओं के जो तेवर थे, काफ़ी तीखे तेवर थे, बहुत हमलावर थे, लेकिन इन सब के बीच में बड़े साइलेंट तरीके से, बहुत ही शांत स्वभाव से आपने देखा होगा कि इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के प्रमुख जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने बड़े शालीन अंदाज में कहा था कि हम 296 पार करेंगे। इतना कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने कहा था, और कहीं न कहीं वो उनके आंकड़े को छूते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री समेत तमाम बड़े दिग्गज नेताओं ने 400 पार की खुली घोषणा कर दी थी। ये बड़ा माइनस है। देखा गया, बिल्कुल सही कहा कि देश के प्रधानमंत्री ने भी अपनी सभाओं के अंदर ही कहा था अब की बार भाजपा 400 पार। तो जिस प्रकार से लगातार कांग्रेस मुक्त भारत की बात आ रही थी, कांग्रेस को ये नकार दे रहे थे, राहुल गांधी को नकार दिया था उन्होंने, राहुल गांधी को उन्होंने पप्पू बना दिया था। लेकिन वही राहुल गांधी जब लगातार सभाएं करते हैं, वो भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, अब उसका असर धीरे धीरे विधानसभा चुनाव में तो नहीं दिखा, लेकिन लोकसभा चुनाव में असर दिख रहा है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे थे, उन मुद्दों के ऊपर, और भारतीय जनता पार्टी के जो दावे थे, उन दावों के ऊपर कांग्रेस की अपने मैनिफेस्टो में दी गई गारंटी भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। उन्होंने जिस तरीके से युवा वर्ग, बेरोजगारी को टारगेट किया, वो आप देखिए कि जो ज़्यादा बेरोजगारी वाले राज्य हैं वहाँ पर इसका असर सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। बिहार सबसे बड़ा उदाहरण है इसका, जहाँ तेजस्वी यादव ने रोजगार को ही मुद्दा बनाया था और बेरोजगारी के मुद्दे को वो इस हद तक ऊपर ले गए कि वहाँ पे एनडीए पूरी तरह से पिछड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसी तरह से बाकी राज्यों में भी ये इफ़ेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। दूसरी बात, एनडीए ने जिस तरीके से अपने सहयोगी दलों के साथ गठबंधन किया, उस गठबंधन में भी एनडीए को नुकसान हो रहा है। मसलन बिहार में उन्होंने नीतीश कुमार के साथ में गठबंधन किया, लेकिन वहाँ पे वो माइनस रहे हैं। तो इस तरह से गलतियाँ कई जगह हुई है। अभी अभी हम कुछ बीजेपी के लीडर्स से इस बारे में बातचीत कर रहे थे। उनका ये कहना आ रहा था इस बीच में, मैं यहाँ पे आपको नाम नहीं लूँगा, लेकिन उनका ये कहना आ रहा था कि टिकटों के वितरण में जिस तरीके से एक तरह से मनमानी हुई है कि जो लोग लायक थे उनको दरकिनार करके और अचानक खड़ा कर दिया गया, तो वो भी अन्य राज्यों में, मध्य प्रदेश या राजस्थान या छत्तीसगढ़ की तुलना में अन्य राज्यों में ये उनके लिए माइनस है। आपने बहुत बड़ी बात की है कि टिकटों के अंदर भाजपा ने मनमानी करी है। भाजपा के जो दिग्गज नेता, उनको लग रहा था कि मोदी के चेहरे पे ही वो चुनाव लड़ेंगे, जिसको भी वो टिकट दे देंगे वो चुनाव जीत जाएगा। तो क्या लगता है इधर जो
लोकसभा चुनाव से एन वक्त पहले राम मंदिर जो आया उसका भव्य उद्घाटन हुआ देश के अंदर। राम की जो नाम की जो वोट बैंक का जो खेल खेला गया है यहाँ पे, क्या लगता है कि राम मंदिर और अन्य धर्म के आधार पर यहाँ पर अब क्या भाजपा पिछड़ती दिख रही है? बिल्कुल, इस परिणाम से तो यही दिखाई देता है कि राम मंदिर का मुद्दा, आपने देखा होगा राम मंदिर का जैसे ही उद्घाटन हुआ था और उसके बाद में जो हलचल मची थी, उस समय एक इस तरह का सर्वे भी आया था। उस समय बीजेपी को भारी बहुमत बढ़त पूरे देश में ये कहा गया था कि इस समय यदि चुनाव होते हैं तो 400 पार बड़े आसानी से हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे वो मुद्दा मंद होता गया, दूसरे मुद्दे हावी होते गए और स्थिति ये बनी कि दूसरे मुद्दे और हिंदुत्व और सनातन, आपने देखा होगा कुछ महीने पहले विधानसभा चुनाव हुए तो सनातन सिर चढ़कर बोल रहा था और इस चुनाव के अंदर सनातन का उतना ज़्यादा उपयोग नहीं लिया जा सका जितना बीजेपी उम्मीद कर रही थी। मंदसौर लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर भारी प्रत्याशी जो दिलीप गुजर नागदा के उनको यहाँ चुनाव लाया गया, लेकिन लगातार पिछड़ते दिख रहे हैं और यहाँ सुधीर गुप्ता लगातार बढ़त बनाए गए हैं। देखिए, मंदसौर तो संघ का गढ़ रहा है, जनसंघ के ज़माने से लगा करके आज भारतीय जनता पार्टी तक मंदसौर बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहा है और हिंदुत्व का यहाँ पे भी प्रभाव है, संघ का यहाँ पे बहुत बड़ा प्रभाव है। इन सब के बावजूद जो उम्मीद जताई जा रही थी कि सीधे पहले ही राउंड में टावर छू करके और ऊपर निकल जाएगी वोटों की संख्या, उतना दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन तुलनात्मक तरीके से सुधीर गुप्ता का परफॉर्मेंस जो है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर आपको मैं बता देना चाहूँगा कि एक अकेले मोदी के नाम से जो कुछ हो रहा है उसी का परिणाम मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रहा है। विधानसभा चुनाव में भी खुले तौर पर प्रचारित किया गया था कि मध्य प्रदेश के मन में मोदी, तो केंद्र के चुनाव जब हो रहे हैं तो उसमें तो स्वाभाविक रूप से मोदी मोदी और मोदी ही है। अगर मोदी हट जाते हैं तो ये स्थिति भी बनती दिखाई नहीं देती शायद। देखा क्या है, इंडिया गठबंधन और एनडीए लगातार अभी कांटे की टक्कर में चल रहे हैं। क्या लगता है कि सरकार अगर भाजपा बनाती है तो बिल्कुल किनारे बनाएगी? क्या लगता है इस बार जो भी विपक्ष रहेगा वो मजबूत रहेगा? बिल्कुल सही है, ज़्यादा संभावना इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ मिलकर के ठीक स्थिति में सरकार बनाने जा रही है। ये मैं अभी आपको बता देना चाहूँगा। लेकिन एनडीए ने जिस तरीके से एकदम से बढ़त बनाई है, तमाम एग्जिट पोल और तमाम सर्वे को नकारते हुए जिस तरीके से वो ऊपर आए हैं, इससे लग रहा है कि विपक्ष मेरे ख्याल से पिछले 4 चुनाव के मुकाबले सबसे बेहतरीन 2014 के बाद सबसे बेहतरीन स्थिति में विपक्ष खड़ा हुआ आपको दिखाई देगा। और तब ये तमाम बातें जो कि कही जा रही थी कि मोदी तीसरा राउंड बनते ही 100 दिन में ऐसा वैसा या ये सब कुछ करने जा रहे हैं, उस पर ब्रेक लगता है। तो ये थे हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार विष्णु परिहार, जिन्होंने साफ कहा है कि अभी तक के जो परिणाम जो स्थितियाँ दिख रही हैं उसमें एनडीए और इंडिया दोनों ही आंकड़े छूते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार जिसकी बनेगी लेकिन इस बार विपक्ष ही मजबूत रहेगा। तो वहीं भाजपा सरकार तो बना लेगी लेकिन उस स्थिति में अभी तक आगे खड़ी नहीं हुई है। लेकिन लगातार वोटों की गिनती जारी है। MP 44 लगातार आपको लोकसभा चुनाव की पल पल की खबर दिखाता रहेगा। आप देखते रहिए MP 44 न्यूज़।